हमारे लिए 3 पार्टियां हराम हैं, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बची कौन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आपकी पार्टी, जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम स्टेज विद सजाद गनी लोन राइट नाउ, आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बाकी पार्टियों को तंज कर। ईदगाह का नाम सुना है? सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से they have survived on corruption. They have no legitimate source of funding. It is government of India and BJP which is shielding them. यही आप फर्क है। अक्सर तंज इन पार्टियों को मजहब के नाम पे करते हैं कि मजहब के नाम पे ये वोट बटोरते हैं। आपने भी तो जब से यहाँ पे बैठे हुए हैं तब से अभी तक आपने 10-15 बार मुझे लगता है इस्लाम का नाम लिया, तो आपको नहीं लगता आप भी सेम स्टांस पे चल रहे हैं? आपका नाम क्या है? अनायत। मुसलमान है? बिल्कुल। जितने यहाँ अड़ोस पड़ोस हैं वो कौन है? मुसलमान है, हिंदूज भी है। कहाँ है? मेरे लोग जिनको मैं वोट के भीख मांगता हूं या मेरे लोगों का जिनका मैं मुस्तकबिल बदलाना चाहता हूं वो मुसलमान है। तो इस्लाम की बात मैं नहीं करूं, इस्लाम के दायरे में सियासत नहीं करूं। हाँ, ये बातें आप उमर साहब से नहीं सुन पाओगे और महबूबा मुफ्ती से नहीं सुन पाओगे। क्यों? मुसलमानों के लवाजमात उनके पूरे हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता है, वो मशकूक हैं। मैंने इल्तिजा जी की बात की, वो मुफ्ती नहीं लिख सकती हैं। आप इस्लाम के हिसाब से मुझे बोलिए। हाँ, अगर वो बोले मैं श्रीमती इल्तिजा मुफ्ती अब मुसलमान नहीं रही तो वो कुछ भी लिखे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब तक वो मुसलमान है वो जावेद शाह अपने वालिद मोहतरम का नाम लिखेंगी तब जाके वो जायज करार होगा, वरना नाजायज। मैच फिक्सिंग है। बीजेपी लोधी होटल में ये मिलते हैं निशिकांत दुबे जी के साथ, शमी ओबरॉय जी मिलते हैं, डिनर करते हैं। उमर अब्दुल्ला, शमी ओबरॉय, निशिकांत दुबे जो एमपी है, जो आरएसएस का है, जो मुसलमान मुखालिफ है, उसको मिलते हैं, शॉल डालते हैं। यहां छाती पीटी, बीजेपी मुखालिफ बयानात दिए, सबको बीजेपी बोला। दिल्ली गए, उनको शॉल डाला। प्राइम मिनिस्टर आए, आप आए, बाहर आए। उसके बाद बादल का तिनका नहीं, दिलों की गर्मी। उसके बाद क्या करूं, लड़ाई करूं। उसके बाद टोपी, और उसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को बाहर रखा। उसके बाद जय पांडा जी वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के थे उनको घर पे होस्ट किया। खैबर होटल में पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे और लखनऊ के जो आरएसएस मेंबर हैं जो अलैक सलैक इनके साथ चला रहे हैं, कितने सबूत दूं? खुशामदीद मुलाकात के इस और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ कश्मीर वादी की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेबाकी से बोलने में माहिर है और इनका कहना है कि मैं बिना डरे बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं। जी हाँ, आज हमारे साथ कश्मीर वादी के और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स फॉर्मर डिप्टी मेयर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बडगाम बाईपोल्स इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं अभी बड़े अरूज पे हैं और उसी के साथ साथ जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो पूरे जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? बडगाम का तो एक ड्रामा है। मैं कल देख रहा था, महबूबा मुफ्ती साहिबा कोर्ट गई। मैंने उनसे कल भी सवाल किया और आज भी सवाल करूंगा, मरने के दम तक सवाल करूंगा, क्योंकि वो मुफ्ती साहब की बेटी हो सकती है, होम मिनिस्टर साहब की बेटी हो सकती है। उनको बैज ऑफ डिसग्रेस पहन के निकलना पड़ेगा, या वो माफी कौम से मांगे या वो बुर्का पहन के घर में अल्लाह ताला से माफी मांगे। ये काबिल कबूल नहीं है। हजारों लोग उन्होंने जेल भरे, पीएसए में भरे, अरेस्ट किए। पीएसए को स्ट्रिंजेंट सख्ती की अमेंडमेंट 2017 में उन्होंने लाई। उनके वालिद मोहतरम के टाइम यहां पर पीएसए अंधाधुन लगा और उसके बाद जस्टिस मुजफ्फर अतार साहब जो हेड करते थे पीएसए एडवाइजरी बोर्ड, उसको हटाया। क्यों? वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने किया, इसलिए कि वो कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी लोगों को पीएसए लगने नहीं देते थे, कॉशमेंट करते थे जो बेगुनाह या नाजायज लगते थे। उन्होंने ये उठा के ये डोर एक अफसर के हाथ में दे दी कि अफसर उसके अंडर है। अब कल वो जज के पास, जज साहब के पास गई थी, अदालत में गई थी। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए, मेहरबानी करके, मुझे पता है वो जवाब नहीं देंगी, लेकिन आप प्लीज में आपके जरिए आपकी फ्रेटर्निटी उनसे पूछे। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं जवाब की तलब रखता हूं। अगर वो जवाब नहीं देंगी, मैं उनके गेट के पास जाऊंगा, उनके गेट से सवाल करूंगा। और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, उनके गेट के पास जब मैं सवाल छोड़ूंगा,
वो कौम को जवाब दे आज भी हैं, तब भी होंगी। जो आप कोर्ट गई, क्या आप उन लोगों के लिए बात कर रही हो जिनको आपने पीएसए लगाया, उसमें से जो लोग आज भी बंद है, या उन लोगों की बात कर रही हो जो बाहर जेलों में आपने भेजे, या आपके वालिद मोहतरम ने भेजे, या आपकी पार्टी ने भेजे? लेकिन यहीं पे आपसे जानना चाहूँगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी का अक्सर ही ये कहना होता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, हमने उनके लिए लड़ा, जब हमारा टेन्योर था हमने बहुत सारे एफआईआर्स को नॉश करवाया। उसके बारे में क्या कहेंगे? दूध, टॉफी, कॉफी, दूध, टॉफी, कॉफी ही बोला था ना। मेरा भी बच्चा है ना, बिल्कुल, मेरे बच्चे के लिए बोला था। ये ड्रामा बंद करो, सबज पोशाक लगाना। एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने इजाद किया, दे आर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस ड्रकोनियन लॉ, एंड देयर इज अनदर पार्टी विच हैज यूज्ड इट, अमेंडेड इट। और अब हम कश्मीरियों को यह सुनना है कि आज एनसी, कल पीडीपी, कल एनसी, ये दोनों कश्मीरी के लिए हराम होने चाहिए। बीजेपी ने भी तो पीएसएस लगवाए, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? मुसलमान मुखालिफ पार्टी जो दुश्मन है वो दुश्मन है, लेकिन जो अपने खीमे में बैठ के हमें छुरियां चला रहे हैं पीछे ये आप से, बीजेपी को ऐसा बोल के आप बात को टाल नहीं रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आपके लिए भी हराम है, मेरे लिए भी हराम है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने कश्मीरी भाइयों में, कभी वो एनसी को हलाल समझते हैं, कभी पीडीपी को हलाल, कभी एनसी को हराम। हमारे लिए तीन पार्टियां हराम है: भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये एनसी ने ये लॉ लाया, शेख साहब मरहूम ने, उसके बाद फारूक साहब ने अमेंडमेंट्स करके सख्ती की, उसके बाद उमर साहब ने। अब उनके दो राजकुमार हैं, वो गए हैं हम जी एक केस छुड़वाने, कुछ क्वाशमेंट की थी, लड़ाई, पता नहीं खुद लड़ा था कि किसी को लड़वा के क्रेडिट लिया। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं, क्या जवाब दोगे अल्लाह से जिन माओं के बच्चों को पीएसए में बाहर भेजा, जिनको अरेस्ट किया? क्या जवाब दोगे? कैसे नींद करते हो आप लोग? ये तीन पार्टियां कश्मीरी के लिए हराम हैं, थी और रहेंगी। और बची कौन? पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आपकी पार्टी, जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम स्टेज विद सजाद गनी लोन राइट नाउ, आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बाकी पार्टियों को तंज कर। ईदगाह का नाम सुना है जी? ईदगाह में शहीद मलगुजार एक है, वहां सजाद गनी लोन साहब के वालिद मोहतरम दफन है। बिल्कुल, शहीद हुए हैं वो। गोलियां, 32 गोलियां खाई है अब्दुल गनी लोन साहब ने। उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करूं, जो भजन गाते हैं, आरती में बैठते हैं राजकुमार दो, उनके साथ बैठूं कि दूध टॉफी वाली के साथ बैठूं? सजाद साहब ने कितनों को कत्ल किया? कोई कत्ल किया? 2010 और 2016 की कत्ल गारत किसने की? हमारे को जहर खाने पे लाया है इन दो पार्टियों ने। सजाद साहब के घर में शहादत, सजाद साहब ने जेल देखा, अंबेडकर जेल, सतना जेल, जो भी उनके वालिद मोहतरम को, जिनकी ये पार्टी, उनको और प्रोफेसर गनी साहब, गिलानी साहब, इनको नंगा किया था जेलों में और जवानों को दिखाया था। किनकी बात कर रहे हैं? पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 के बाद नहीं बनी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पुरानी तंजीम है और हमेशा रिबेल रही है। सजाद साहब भी उसी रिबेलियन का हिस्सा है, मैं भी उसी रिबेलियन का हिस्सा हूं, और इंशाअल्लाह हम रिबेलियन से अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए एक अजाब से निकालने की मुहिम चलाएंगे और उनको हमें आराम देना है। जहां पे सजाद गनी लोन साहब ने हाल ही में जो राज्यसभा इलेक्शंस हुए, तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया क्योंकि ये फिक्स्ड गेम थी बीजेपी के साथ। वहीं पे एनसी का ये साफ तौर पे कहना था, हालांकि हायर पॉलिटिकल लीडर्स का ये साफ तौर पे कहना था कि सजाद गनी लोन साहब ने बाइकआउट इसीलिए किया क्योंकि ये पकड़े जाते, ये उन्होंने एक गेम खेली वहां पे। क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, सजाद साहब ने बोला कि न मैं एनसी को डालूंगा न मैं बीजेपी को डालूंगा। ये बीजेपी को मदद कैसे होती है, जरा मुझे समझाइए। इतना झूठ। अब उमर अब्दुल्ला तमाम झूठ की सीमाएं क्रॉस कर रहे हैं और उनको लगता है ये कौम सुनेगी। अपनी आंटी का मीटर तो लोग मीटर लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी आंटी ने मीटर लगाया। आपने तो इस पे स्टेटमेंट भी दिया था, उन्होंने शायद कभी बिजली का बिल नहीं पे किया होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, उनका किचन का खर्चा गवर्नमेंट उठाती थी।
मैं वो सूख के साथ कह रहा हूं, अगर वो उठाते थे पैसा कहां से आया? बिजनेस तो है नहीं कोई, घास चराई के डाके डाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेहरबानी है और बीजेपी के साथ अलैक सलैक अगर नहीं होता तो मेरी तरह जेल जाते। मैंने खता इतनी की थी, मैं बीजेपी के खिलाफ था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किताब लिखी उसमें भी लिखा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ था, इसलिए इसको हमने एसीबी किया, क्योंकि मैं 35A और 370 के प्रोटेस्ट फंड करता था। मैं जेल गया ना, फिर भी मेरी आमदनी है। मैं अगर यहां गाड़ी में आपके पास आया, मैंने अपने तेल से आया। मुझे बताइए ना, इनके पास कौन सी आमदनी थी? टंगमर्ग में घास चराई का डाका, सफरिंग मोजेस की बिल्डिंग वो भी डाका। इन्होंने बख्शा कहां? गुपकार में भी डाका है। एक दिखाइए ना जम्मू में फॉरेस्ट लैंड का डाका, एक मुझे दिखाइए ना कि मैं एक बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो डाका जनी हुई उससे निजामुद्दीन का घर बना। So what you are trying to say I here am is, trying to say they have survived on corruption. They have no legitimate source of funding. It is government of India and BJP which is shielding them. बीजेपी अगर उनको शील्ड नहीं करती, आम कश्मीरी की इतना डाका जनी होती, वो तमिलनाडु जेल में होता, तिहाड़ में नहीं। वही मैं कहने जा रहा इट्स अ था। मैच फिक्सिंग, इट्स अ मैच फिक्सिंग है। बीजेपी लोधी होटल में ये मिलते हैं निशिकांत दुबे जी के साथ, शमी ओबरॉय जी मिलते हैं, डिनर करते हैं। उमर अब्दुल्ला, शमी ओबरॉय, निशिकांत दुबे जो एमपी है, जो आरएसएस का है, जो मुसलमान मुखालिफ है, उसको मिलते हैं, शॉल डालते हैं। यहां छाती पीटी, बीजेपी मुखालिफ बयानात दिए, सबको बीजेपी बोला। दिल्ली गए, उनको शॉल डाला। प्राइम मिनिस्टर आए, आप आए, बाहर आए। उसके बाद बादल का तिनका नहीं, दिलों की गर्मी। उसके बाद क्या करूं, लड़ाई करूं। उसके बाद टोपी, और उसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को बाहर रखा। उसके बाद जय पांडा जी वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के थे, उनको घर पे होस्ट किया। खैबर होटल में पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे और लखनऊ के जो आरएसएस मेंबर हैं, जो अलैक सलैक इनके साथ चला रहे हैं। कितने सबूत दूं? कश्मीरी कौम को समझना चाहिए, इनफ इज इनफ। ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कश्मीरी के लिए हराम है। हमें तब्दीली की तलब रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कोई दाग नहीं है। हम बेदाग लोग हैं, हमारी पार्टी बेदाग है। हां, हमारे पर दाग एक है कि हमें मुल्क हिंदुस्तान और बीजेपी कहती है ये कश्मीरी सेंटिमेंट के वारिस हैं, ये बेहतर कश्मीर के वारिस हैं। इमरान साहब, यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहूँगा। 90 से लेके अभी तक अगर बात करें डेमोक्रेसी की, जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी की, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखने को मिली है जो आई गेस तमाम तरह आम लोगों को भी दिख रही होगी, कि चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, इन दोनों पार्टियों में ही कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बना है। क्या वजह हो सकता है? बीजेपी को लगता है कि भजन गाने वाले कम कश्मीरी, 50% कश्मीरी, 50% मुस्लिम्स, क्योंकि 100% कश्मीरी, 100% मुसलमान और 100% बीजेपी डिसलाइक्स। हमारा खता है, हम कश्मीरी मुसलमान हैं। हमारे बच्चों को वेरीफाई किया जाता है, इन खानदानों के बच्चों को वेरिफिकेशन नहीं होती है। हमारे बच्चों का पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट बंद है, लीडरों का पासपोर्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बंद है। हमारी खता इतनी है, हम 100% मिलावट के बगैर कश्मीरी मुसलमान हैं। पीडीपी और एनसी, इनके लीडरान, इनके खानदान मिलावट में हैं। ये मुखबिर हैं, ये अली बाबा 40 चोर हैं। इन्होंने तशख्खुस को सरेंडर किया। लेजिटिमेसी दोनों पार्टियों ने लाई कि बीजेपी का एजेंडा ठीक है। हमारा ये नहीं है। यही आप फर्क है। अक्सर तंज इन पार्टियों को मजहब के नाम पे करते हैं कि मजहब के नाम पे ये वोट बटोरते हैं। आपने भी तो जब से यहाँ पे बैठे हुए हैं तब से अभी तक आपने 10-15 बार मुझे लगता है इस्लाम का नाम लिया, तो आपको नहीं लगता आप भी सेम स्टांस पे चल रहे हैं? आपका नाम क्या है? अनायत। मुसलमान हैं? बिल्कुल। जितने यहां अड़ोस पड़ोस हैं वो कौन है? मुसलमान है, हिंदूज भी है। तो कहां है? वी आर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है इस्लाम मुस्लिम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से मुसलमान हूं। मेरी बीवी मुसलमान है, मेरे बच्चे मुसलमान हैं।
मेरा अयाल मुसलमान है, मेरे लोग जिनको मैं वोट के भीख मांगता हूं या मेरे लोगों का जिनका मैं मुस्तकबिल बदलाना चाहता हूं वो मुसलमान है, तो इस्लाम की बात मैं नहीं करूं, इस्लाम के दायरे में सियासत नहीं करूं। हां, ये बातें आप उमर साहब से नहीं सुन पाओगे और महबूबा मुफ्ती से नहीं सुन पाओगे। क्यों? मुसलमानों के लवाजमात उनके पूरे हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता है, वो मशकूक हैं, वो कश्मीरी नहीं जानते हैं, वो अरबी नहीं जानते हैं, उनके निकाह क्या है क्या नहीं है अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलते हो पर्सनल बोलता है। भाई साहब, जो सियासत करने निकलता है उसकी जिंदगी प्राइवेट नहीं होती है। जो रहनुमा बनने निकला है, मैंने इल्तिजा जी की बात की, वो मुफ्ती नहीं लिख सकती हैं आप। इस्लाम के हिसाब से मुझे बोलिए। हां, अगर वो बोले मैं श्रीमती इल्तिजा मुफ्ती अब मुसलमान नहीं रही तो वो कुछ भी लिखे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब तक वो मुसलमान है वो जावेद शाह अपने वालिद मोहतरम का नाम लिखेंगी, तब जाके वो जायज करार होगा, वरना नाजायज। आप सही बुखारी खोलिए, आप कुरानी शरीफ खोलिए, दोनों चीजों में। अब रही बात हमारे महाराजा फारूक साहब बजन के पेट्रन जो हैं, या उमर साहब या उनके बच्चे, निकाह पे देख लीजिए आज जो जिनके साथ रह रहे हैं या रह रहे थे, या बच्चों का मामला, तो क्यों मुसलमान कौम उनको वोट दे रही है? बेवकूफ बनी ना। अब कम से कम मैं अपनी कौम से मैं बोलना चाहता हूं, जो फारूक साहब की बेटी ने किया, अगर मोहल्ले में हमारे कोई करेगी तो अब आप उसको रहने दोगे? रिलीजियस लीडर्स क्यों नहीं कंटेस्ट करते हैं फिर इलेक्शन? बिक चुके हैं रिलीजियस लीडर्स सिक्योरिटी के लिए, अपने केस दबाने के लिए। अब हाल ही में बडगाम में ड्रामा हुआ ला इलाहा निशान हमारा, और उसके बाद कलम दवात नहीं, ला इलाहा ऐलान हमारा, कलम दवात निशान हमारा। एक रिलीजियस लीडर ने बयान किया, मैं आपके जरिए भी मीरवाइज साहब, नासरुल इस्लाम साहब, मौलवी रहमतुल्लाह साहब, मसरूर अब्बास अंसारी साहब, आगा हसन साहब, जिनके वो फर्जन ने जो वो बयान दिया, मशकूक जो हैं, रिलीजियस लीडर ने बकाया क्या रखा? एक तरफ से एक मुल्क को लूटा, वो मुल्क छोड़ गया, अब दूसरे मुल्क को लूटने लगे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। खुल के बोलिए ये बात, एक मुल्क को लूटना मतलब? पाकिस्तान से पैसा लेते थे ना रिलीजियस लीडर, हमारे लेते थे ना, तो उस बात को क्यों छोड़ा? कल तक पाकिस्तान के नारे देने वाले, माफी मांगो ना पहले कौम से, मुझे गलती हो गई। अब मैं इस साइलेंस हमें अब समझ नहीं आता है। मैं हकीकतन मज बाखुदा कंफ्यूज्ड हूं। बीजेपी हुर्रियत बन गई कि हुर्रियत बीजेपी बन गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह सवाल मेरा बीजेपी वालों से है। बीजेपी वालों, आपका होम मिनिस्टर अमित शाह साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में कहता है हुर्रियत बैन हो गई, जमात बैन हो गया, जमातुल तुलबा बैन हो गई। दूसरी तरफ जितनी सिक्योरिटी होम मिनिस्टर को है उतनी सिक्योरिटी इन सबको दी जाती है। मैं किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं मीरवाइज साहब जो उनके वालिद मोहतरम है मौलवी फारूक साहब, वो मेरे लीडर थे, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं। मौलवी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको, वो शहीद मिल्लत हैं, जन्नतुल फिरदौस अता करे, और मीरवाइज साहब को हिम्मत दे। मैं उनकी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो भी हुर्रियत में था उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लोग कब तक अब डाइसी सिचुएशन, डॉजी सिचुएशन रखोगे? कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। हमारे बच्चे जो जेल में हैं, जिस हुर्रियत ने कल तक एजेंडा आजादी का उठाया, जो बच्चा जोधपुर जेल में है, क्या जवाब दोगे उसके अयाल को और अल्लाह को? जो बच्चा अंबेडकर नगर में है क्योंकि उसने हुर्रियत की लाइन पकड़ी, क्या जवाब दोगे शबीर शाह अपने साथियों को? क्या जवाब दोगे यासीन मलिक को? क्या जवाब दोगे सईद अली शाह गिलानी साहब को? क्या जवाब दोगे प्रोफेसर गनी साहब को? क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ ना। लिस्ट तो खत्म नहीं होगी, टाइम खत्म होगा। क्या आप आज ये कह रहे हो वो सारे गलत थे? तो कौम के सामने बोलो। मेंबर रसूल पे चढ़ते हो, सब बोलो। आगा हसन साहब बोलो, जो मसरूर अंसारी साहब है बोलो। मुझे कोई डर नहीं है, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं। मैं डरता हूं तो अल्लाह ताला का खौफ है मुझे, और किसी का नहीं है। आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट आपका भी सामने आया है कि 2019 में मुझे पीएसए लगने जा रहा था लेकिन कोविड की वजह से मैं बच गया। ये सच है। आपको बचाने वाले कौन थे तब? एनसी था, पीडीपी था, या बीजेपी था? सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग निकाली, जितने कम ये 107, 151 छोटे केसेस में इनको छोड़ दो।
और जज को इंप्लीमेंट करते करते 1.5 महीना लग गया, क्योंकि तब भी प्रेशर था मेरे खिलाफ कि ये बीजेपी मुखालिफ है। अगर मैं बीजेपी की तनकीद न करूं, ये ना समझना कि मैं बीजेपी के सफों में बैठा हूं, ये समझना कि मेरा वार बीजेपी के लिए बहुत जोरदार वार होगा। कहीं ना कहीं सुनने में आता है, इवन जब असेंबली सेशन भी होते हैं तो सजाद गनी लोन साहब का बीजेपी के मेम्बरान के साथ अच्छे से उठना बैठना होता है, बातें शातें अच्छे से होती है। तो लोगों के मन में भी सवाल है कि शायद सजाद गनी लोन की कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अभी भी एफिलिएशन है, और वही वजह है कि ये एनसी और पीडीपी के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगल रहे हैं। उमर साहब ने शॉल डाले, सजाद साहब ने नहीं डाले। उमर साहब ने आप आए बाहर आए कहा, सजाद साहब ने नहीं कहा। लेकिन गले तो सजाद साहब भी मिल रहे हैं। उमर साहब कहते हैं कि अब क्या लड़ूं उनके साथ, सजाद साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बीजेपी के बयानात उमर साहब के लिए अलग हैं, सजाद साहब के लिए मदर ऑफ सेपरेटिज्म कहा जाता है। उमर साहब की बीवी, आई एम सॉरी उनकी तो बीवी है नहीं, लेकिन जो भी गर्लफ्रेंड है, कौन है, या आई एम सॉरी अबाउट इट, बट जो रह रही है उनके साथ, या उससे पहले जो थी जिनका डिवोर्स का केस चल रहा था, उनका वीजा और पासपोर्ट बंद नहीं है। सजाद गनी लोन साहब की जो जौजा है, जो उनकी वाइफ है, उनको वीजा नहीं दिया गया। रोया नहीं, लड़े नहीं, तवक्कुल, रब पे भरोसा, हम कोशिश करेंगे लेकिन रब रिजल्ट देने वाला है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा बने हो आप, जो एनसी और पीडीपी ने यहां पर प्रोपेगेंडा मशीनरीज क्रिएट की है, झूठ बोल के, जालसाजी बोल के, क्योंकि झूठ जल्दी बैठता है, सच को टाइम लगता है। रूहानियत शैतानियत के सामने कभी आजमाइश में पड़ जाती है, लेकिन जब रूहानियत जीतती है तब रूहानियत शैतानियत को खत्म करके जाती है। तो इसलिए ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। सजाद साहब का पासपोर्ट 6 साल बंद था, उमर साहब का नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से ये कौम, कभी कभी तो रिसेंटली मैंने सुना यासीन मलिक साहब जो जेल में है, जिनकी कुर्बानी है, उन पर भी उंगलियां उठा रही है ये बीजेपी है या ये इंडियन एजेंट थे। इस कौम को प्रोपेगेंडा मशीनरी से बाहर आना चाहिए। ये बीजेपी की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है जो हेल्प कर रही है एनसीपीडीपी को ये कहने में कि सारे बीजेपी हैं इनके बगैर और इनके साथ अलैक सलैक। 2 दफा चीफ मिनिस्टर कौन? पीडीपी का, बीजेपी के साथ। होम मिनिस्टर बीजेपी के साथ कौन? पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद। उमर अब्दुल्ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन नहीं, पशुपालन मिनिस्टर जो सजाद साहब 2.5 साल रहे, वो बड़ा आला दर्जा के बीजेपी हैं। ये कंफ्यूजन्स क्लियर होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के अपनी कौम से कहते हैं कि जो दर्द कर्ब हम अपनी कौम का रखते हैं, जो नौजवानों के लिए हम बेहतरी चाहते हैं, अल्लाह करे कि वो मेरे बच्चों को वो बेहतरी मिले जिस जज्बे के साथ मैं अपनी कौम की बेहतरी चाहता हूं। मैंने गायबाना जाने अनजाने में हर किसी की कहीं ना कहीं बात की होगी। अल्लाह ताला अजर देने वाला है। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का स्टैंड कहां पे लग रहा है? क्या ये फिक्स्ड मैच है एनसी और उनके बीच में? लगता है वो डरपोक है, बेइज्जती बर्दाश्त करने वाला बंदा है। उसको चाहिए कि जो उमर अब्दुल्ला उसके साथ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, निकले। क्या मजबूरी है बेगैरती से बैठना उस पार्टी में? एक तरफ से उमर साहब हैं, वो भी गैरतमंद नहीं है, निकाल नहीं रहे हैं। यह फिक्स्ड मैच है, क्योंकि अगर लड़ाई रिंग में चली, बस गाली गलोच तक चली और कुछ हो नहीं रहा है, तो ये फिक्स्ड मैच ही लग रहा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हम समझ सकते हैं, परसेप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी से उनको मैंडेट मिला, जिस पार्टी की टिकट पे वो एमपी बने, उसी पार्टी के खिलाफ आज बोलना और फिर इस्तीफा ना देना, क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि अगर ये एनसी के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? आपको क्या लगता है, देना चाहिए? देखिए, वो खानदान मजहबी रहनुमा भी उनमें हैं। मैं आगा हसन साहब हैं, हादी साहब, आगा रुहुल्लाह साहब, उनके वालिद मोहतरम। बडगाम, अब लगता है कि मुझे लगता है ये 2 खानदान पूरे कश्मीर में है और बडगाम में 1 खानदान है। बेगैरती की हद होती है। बडगाम के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हम क्यों एक ही खानदान के जूते के नीचे रहें। दूसरा, बडगाम के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि आगा रुहुल्लाह साहब जो बोल रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं, मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूं, जूते की नोक पर इस पार्टी को फेंकिए। बेहतर है बागैरत जिंदगी बसर करना, बागैरत सियासत करना, जो
लोगों को आप में दिख रहा है, वरना ये बेगैरती है और मैच फिक्सिंग है। सकीना इतू मैम का कहना है कि 80% वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे कर दिए, खाली अब 20% रह गए। सकीना जी का क्या कहना? 200 यूनिट पावर, मैंने बोला ना, इनके घर में पावर की बिल नहीं आती है। सबसे बड़े पावर चोर ये लोग हैं। इनको पूछो, कभी आप एक आरटीआई डालो, तमाम एमएलएओं के घरों की बिल निकालो, नहीं भरी होगी। तमाम एमएलएओं की पानी की बिल निकालो, नहीं भरी होगी। इनको पता ही नहीं है वादे क्या किए। इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ। और ये हकीकत है, जब आप एक झूठ बोलते हो दूसरा झूठ बोलना है। तो इन्होंने एक झूठ बोला, अब ये दूसरा झूठ है, तीसरा झूठ है। ये झूठ का संदूक लेकर निकलते हैं। वो वैसे भी झूठ की वो फर्जी लेकर निकलती है, सुबह शाम तक बांटती है, नया फिर दूसरे दिन बोलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेड। आपके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी गलत कहां पे जा रही है? कहां पे? एज फार एज देयर गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। 1 लाख नौकरियां मिली, 200 यूनिट मिले, यूथ का जो एक्ट बनाना था दिया, गैस सिलेंडर मिले। इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। इनको भूल गया होगा। मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूं, मैं इनको चिट्ठी लिखूंगा, मुझे लगता है ये लोग भूल चुके हैं, और मैनिफेस्टो की कॉपी साथ रखूंगा। इनको बोलो जवाब दे दो। इनको बोलो किया क्या। इनके स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि 180 दिन के अंदर अंदर 1 लाख नौकरियां, यूथ एम्पावरमेंट एक्ट, और एसएसबी में कोई ओवर एज नहीं होगा। 180 दिन के अंदर अंदर। और फीस 31 करोड़ रुपया कमा गया एसएसबी। हम फीस डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं करेंगे। कहां है? अब उसको सवाल पूछो, बोला हमें 5 साल का मैंडेट है। तो मैनिफेस्टो से पहले 180 दिन था, आज वो 5 साल हो गए। दोगे कब लोगों को? अगर आप 4 साल बाद दे सकते हो तो आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? आप ये समझते हो कि लोगों के साथ सियासत खेलें, झूठ बोलें, और जब भी आपसे कोई सवाल करता है आप बोलते हो एलजी, आप बोलते हो स्टेटहुड। वो तो इलेक्शन तो हमने एलजी की वजारत में ही लड़ा ना। तो मैनिफेस्टो जब बनाया वो तो स्टेटहुड कंडीशनल नहीं रखा ना। और अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पावर यूटी में दे सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर एजुकेशन फ्री कर सकता है आप क्यों नहीं? अगर गैस सिलेंडर्स दे सकता है तो आप क्यों नहीं? आपको स्टेटहुड का डंडा सिर्फ सजाद गनी लोन साहब, शेख मोहम्मद इमरान साहब जो मुखालिफ हैं, उनको पिटाई के लिए चाहिए। ओ यार, पिटाई हिंदुस्तान और बीजेपी तो कर ही रही है, अब आपको डायरेक्टली क्यों करना है? ये मकार जमात है। जब आप डिप्टी मेयर रहे थे श्रीनगर के, तब आप पे भी बहुत सी उंगलियां उठी थी स्मार्ट सिटी को लेके, और भी बहुत थे। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पर एक ही उंगली उठी थी कि मैं करप्शन खत्म करने के लिए निकला था। मैं रात भी इंस्पेक्शन करता था, दिन भी इंस्पेक्शन करता था। मेरे डिप्टी मेयर के टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी में अगर 33 प्रोजेक्ट हुए, 17 मेरे इलाके में अप्रूव हुए। मैंने जितना कोशिश की काम करने की मैंने किया। उसके बाद मैं काउंसलर बना, उसके बाद मैं ये बसेस जो आप देख रहे हैं मेरा प्रपोजल है। आपको लगता है स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट था? क्यों नहीं, डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब उनके फिर लिए भी स्मार्ट सिटी को कोसा क्यों नहीं? मैं लाल दिन चौक में आज फुटपाथ पे चलता हूं, जब मैं रिवर फ्रंट डलगेट राजबाग में लोगों को देखता हूं, जब मैं फुटपाथ देखता हूं कि ये घंटाघर के पास जो नया बना है, क्यों नहीं? ड्रेनेज सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो? ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। आप ये मत कोसिए कि सड़क बनी तो ये फुटपाथ नहीं बना। चलो सड़क बनी, फुटपाथ भी बनेगा। हमें डेवलपमेंट में खुश होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की डेवलपमेंट नहीं, पीडीपी और बीजेपी की डेवलपमेंट नहीं। बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे बच्चों को पिटाई करते हो, हमारे ताजरों की पिटाई करते हो बाहर, हमें मुल्क मुखालिफ की लेबल लगाते हो। अल्लाह गवाह, ये कलेजा मेरा, मेरे बच्चों का, हमारे अयाल का और कश्मीरियों का है कि हम फिर भी हिंदुस्तानी हैं। अगर ये सख्ती, ये थर्मोमीटर, ये चेकलिस्ट गुजरात के, तमिलनाडु के, दिल्ली के, यूपी के बच्चे और अयाल के साथ की जाएगी, अगर एक उनमें हिंदुस्तानी बचा तो फिर बताना। उसके बाद भी हम मुल्क के साथ हैं। हमारी हिस्ट्री क्या रही है मुल्क के साथ आने के लिए, हमने कौन से तराजू तोड़े हैं। लेकिन आज जब देखा जाता है, मामूली कुछ होता है, आप लोग हमारे बच्चों को पकड़ते हो। जहां देखो हमारे बच्चे को आप बोलो जी भारत माता की जय। अरे गुजरात के बच्चे को क्यों नहीं पूछते हो? जब देखो हमारे बच्चों को बोलते हैं तिरंगा। यार दिल्ली के बच्चे को क्यों नहीं बोलते हो?
जब देखो हमारे कश्मीरी शक्ल ताजिर को किसी को देखा, बस झंडे चढ़ाए, भारत माता की जय के नारे दिए। मुझे यह बात बताओ, दिल्ली का भी ताजिर वहां होता है, उसको क्यों नहीं बोलते हो? बीजेपी वालों, इस मुल्क में अगर कम्युनलिज्म बढ़ाया किसी ने, वो आपने बढ़ाया। अगर आप अपने धर्म की बात फख्र से करते हो, हम अपने धर्म की बात अगर फख्र से करेंगे, तो आपको क्यों चुभता है? नहीं चुभना चाहिए। और मैं आपसे वाजिया करना चाहता हूं, कश्मीरी इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी का हिस्सा नहीं है। हम फख्र से मुसलमान हैं और फख्र से रहेंगे, और मरने के दम तक रहेंगे, और मर के भी रहेंगे। हमारी नस्लें पैदा मुसलमान होंगी। जो आपके बंदे बदतमीजी की बात, बेशर्मी की बात करते हैं, आपके हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो चला रहे हैं, बाज आ जाओ। सबसे बड़ा मोदी और अमित शाह नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है, और अल्लाह निगहबान होगा। तो हम आपके मजहब के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हमारे मजहब के बारे में क्यों बोलोगे? हर कश्मीरी को शक की नजर से देखना बंद करो, तब जाके ये मुल्क बेहतर होगा, तब जाके ये माशरा बेहतर होगा। और हमारे नौजवानों को आपने दिया क्या? हमारे नौजवान आज भी बेरोजगार हैं। जिन जिन नौजवानों की मैं देखता हूं शादी है, उनको महर अदा करने के लिए पैसा नहीं है। जिन जिन नौजवानों को मैं देखता हूं कि शादी करके है, वो घर पालना मुश्किल हो रहा है, जहाद, उनके लिए आमदनी एक जहाद के बराबर है। हमारे नौजवानों को डिप्रेशन है, हमारे नौजवान ड्रग की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न ये सरकार अपॉर्चुनिटी दे पाई, न एलजी सरकार अपॉर्चुनिटी दे पाई, न नेशनल कॉन्फ्रेंस अपॉर्चुनिटी दे पाई, न पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपॉर्चुनिटी दे पाई। अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि ये लोग अपनी कुर्सी के बचाने के चक्कर में दिल्ली को, अपनी जमीर को बेच चुके थे। किसी न किसी गैरतमंद को, कश्मीरी को उठना चाहिए और अपनी कौम को आगे का रास्ता दिखाना चाहिए। आने वाले टाइम में आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? मैं हूं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मैंने इलेक्शन लड़ा है। अभी जीता नहीं वैसे, मतलब मैं डिप्टी मेयर था, मैंने काउंसलर इलेक्शन जीता, डिप्टी मेयर बना। फिर बीजेपी ने मेरे साथ साजिश की, मैं जेल गया। पहले तो एमएलए हॉस्टल गया 5 महीने, फिर उसके बाद नहीं, पहले सेंटोर गया होटल, फिर उसके बाद एमएलए हॉस्टल, फिर एक रात -7 की डिग्री में मुझे शहीदगंज थाने में रखा गया, सिटिंग डिप्टी मेयर को। और उसके बाद कोठी बाग में 14 दिन, उसके बाद एसीबी का केस 1 महीना किया गया, वहां से मैं निकला। उसके बाद पुलवामा जेल में मुझे 3 दिन रखा गया, उसके बाद 2 महीने सेंट्रल जेल में, और उसके बाद मुझे वापस लेना चाहते थे पीएसए देने के लिए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बच गया। लेकिन 9 महीने, 9.25 महीने मैंने तो मेन स्ट्रीम में जेल दिया है। असेंबली इलेक्शन यहां हुर्रियत वाले हैं जिनको घर से नहीं निकाला। उसके बाद वाइल आई वॉज इन डिटेंशन, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि आप फ्लोर टेस्ट करो, मुझे जेल में उतारा गया। और नो कॉन्फिडेंस बीजेपी ने किया, बीजेपी ने अपने डिप्टी मेयर को बिठाया। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट काउंसलर्स को लेकर बीजेपी के मुखालिफ मैं डिप्टी मेयर बना था। कांग्रेस के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी आई कि बीजेपी ज्वाइन करो, मेयर बनोगे, मैंने कहा नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आई कि यहां की लोकल तंजीम एक ज्वाइन करो तो मेयर बनोगे, मैंने कहा नहीं। मैं मेयर नहीं बना, मेरे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, डंडों से मुझे निकाला गया, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। और वक्त एक आया जब एक अपॉर्चुनिटी खुली, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर 4 बनने थे, मैं उठा, इंडिपेंडेंट्स ने सपोर्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रॉक्सीज बीजेपी को वोट डाला, पीडीपी के प्रॉक्सीज मुझे कुछ, बीजेपी को डाला। अपनी पार्टी थी, कांग्रेस के कुछ लोग, बीजेपी को वोट डाला, मुझे नहीं डाला। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से मेरी कैलकुलेशन ठीक थी, मैं बन गया। उसके बाद मैंने अपने लोगों का काम किया। अगर आप एक सबूत दोगे कि मुझे म्युनिसिपैलिटी में कोई बीजेपी का वोट आया है या कभी मुझे बीजेपी ने सपोर्ट किया है, जो आप बोलो वो। लेकिन मेरा गुनाह इतना है, मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मेरा गुनाह इतना है, मेरा अयाल कश्मीरी मुसलमान है, मेरा गुनाह इतना है कि मैं बीजेपी के खिलाफ सियासत कर रहा हूं, करूंगा। कश्मीरियों, मेरी बात याद रखना, जब हम मोहल्लों में बैठते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, जब हम दुकानों की टेकरियों पे बैठते हैं, हम बीजेपी की बात दबे अल्फाजों में जरूर करते हैं। अगर मैं भी दबे अल्फाजों में करूं तो मैं मुखबिर नहीं हूं। जरूरी नहीं है कि मैं ऐलान करूं,
ऐलान जिस दिन होगा उस दिन शेख मोहम्मद इमरान गोली खाने के लिए तैयार होगा। इसलिए मेरी खता, मैं तो जुल्म देखने वालों में से हूं। हमारी जमात ने जुल्म देखा है। सजाद गनी लोन साहब ने जुल्म जेल शहादत घर में है। सजाद गनी लोन साहब ने इंटरोगेशन देखा है। मैंने -7 में ब्लैंकेट के बगैर रखा गया, निकला क्या? आज भी मैं आपके साथ बैठा हूं। 9 महीने जेल निकाले, कोई 10 महीने निकालता है, कोई 2 साल निकालता है, 4 साल निकालता है। उससे हमारा मजहब छीन लोगे, उससे हमारी शिनाख्त छीन लोगे। आपके पार्टनर बीजेपी वालों, आपके पार्टनर एनसी और पीडीपी हो सकते हैं, क्योंकि पीडीपी मुखबिर जमात है, दलाल हैं वहां। मगर काबिल तारीफ भी लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर एमएलए बने, वो पीडीपी ने। वो क्यों बने अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कोई जिन्होंने जमीर बेचा होता है। जमीर बेचा है इन पार्टियों में लोगों ने, इनके मेंबर्स ने। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारा गुनाह है कि हम कश्मीरी मुसलमान पैदा हुए हैं, लेकिन आप लोग सजा देने वाले नहीं हो। न बीजेपी, न एनसी, न पीडीपी, या अब्दुल्ला मुफ्ती या बीजेपी, हमारे लिए एक है। हमारी सजा इंशाअल्लाह, हमारा, आप में से आपकी हिम्मत नहीं है किसी की इंशाअल्लाह हमें सजा देने की। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और हमारी जो आखिरत होगी वो अल्लाह ताला के हाथ। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा इमरान साहब के आने वाले 5 या 10 सालों में जम्मू कश्मीर की सियासत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्रिसाइजली आप जवाब दे सकते हैं। यार, जम्मू कश्मीर की सियासत में मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। जब मैं देखता हूँ ईरान, शाह ऑफ ईरान, कुछ लोग मरे तो उनको भागना पड़ा। जब मैं देखता हूँ बांग्लादेश रिसेंटली, कुछ लोग मरे तो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ा। जब मैं देखता हूँ नेपाल, प्राइम मिनिस्टर को निकलना पड़ा। जब मैं देखता हूँ अफगानिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर में उमर साहब ने इतने कत्लो गारत किए, जेल भेजे, लेकिन नहीं, फिर पीडीपी आ जाती है। पीडीपी ने इतने लोगों को जेल भरा और कत्लो गारत किया, अब फिर एनसी आ गई। मैं अपने अवाम को यह कहना चाहता हूं कि अपने रब की ओर देख के, अपने बच्चों को देख के वोट डालो। आपने इन खानदानों को बनाया, इनके बच्चों को बनाया, इनके एमएलए उनके बच्चों को बनाया। अगर आपके वोट ने उनको बनाया तो अपने बच्चों को बनाओ। जम्मू कश्मीर का अवाम जिम्मेदार है अपनी बदकिस्मती, अपनी बेरोजगारी और अपनी बेहतरी के लिए भी। तो इसलिए इस वोट का इस्तेमाल उस दिन अपने बच्चों को देखकर, अपने अयाल को जब दस्तरखान पे बैठते हो उनको देखकर करो। अगले 5 साल में ये इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये अवाम, ये लोग हमारे जो हैं, ये समझ जाएंगे, और आगे का रास्ता मुझे आसान दिखता हुआ आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद इमरान साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि श्रीनगर के एक्स डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और बेसाख्ता तौर पे कई सारे सवालात इनसे किए जिनने इनके जवाबात भी दिए, और कुछ नसीहत आमूज़ बातें भी जो है आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा, और अपने दोस्त व अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर करेंगे। अगले शुमारे में जल्दी मुलाकात होगी किसी ऐसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनायत बेग को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।